हेलो स्टूडेंट, शार्प स्टडी में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज से हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 10 की गणित, जिसमें पहला लेसन की शुरुआत आज हम करेंगे। और इसमें पहला चैप्टर आप लोगों का है वास्तविक संख्याएँ। संख्याओं के बारे में कक्षा 9 में पहला चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसमें पूरा का पूरा नंबर सिस्टम दिया हुआ है। फिर भी हम इस वीडियो में पहले संख्याओं के बारे में थोड़ी जानकारी कर लेते हैं। इसके बाद हम जो है अपने चैप्टर की शुरुआत करेंगे, जिसमें हम पहली प्रश्नावली जो प्रश्नावली 1.1 है इसके सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में करवाएंगे। तो इससे पहले हम सबसे पहले जानेंगे कि संख्याएं क्या होती हैं और संख्याओं में नंबर सिस्टम में संख्याओं को कैसे किस भागों में बांटा गया है। और इसके बाद फिर आता है, जैसा कि हम लोगों के चैप्टर में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। तो इन सब के बारे में जानते हुए हम इस चैप्टर को इस वीडियो में समाप्त करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले नंबर के बारे में। तो यहाँ पे हम शुरुआत कर रहे हैं संख्या पद्धति से। संख्या पद्धति में थोड़ी सी हम परिचय करवा देते हैं। जैसे प्राकृतिक संख्याएँ, तो प्राकृतिक संख्याएँ कौन सी संख्याएँ होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो गिनने के काम आती हैं, या जिनसे हम गिनती करते हैं, या गिनती करने वाली जो संख्याएं होती हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे किसी चीज़ को जब हम गिनना शुरू करते हैं तो 1 से शुरुआत करते हैं, तो 1, 2, 3 इस तरह से हम गिनते हैं। तो यही हमारी गिनने वाली संख्याएँ हैं। तो इन्हीं संख्याओं को हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएँ, जिसमें 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, एंड सो ऑन। हम कितनी भी संख्याएँ गिन सकते हैं। लेकिन अभी हमारे पास मान लीजिए 4-5 पेन है, तो हम कहेंगे हमारे पास 4 पेन है या 5 पेन है या 6 पेन है। लेकिन हमारे पास कोई भी पेन ना हो या कोई भी वस्तु हमारे पास ना हो और कोई हमसे पूछता है कि आपके पास कितनी वस्तु है, तब हमें एक संख्या की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं शून्य। और जब शून्य को प्राकृतिक संख्या में ऐड कर दिया जाता है तो उसको हम बोलते हैं पूर्ण संख्याएँ। पूर्ण संख्याएँ और प्राकृतिक संख्याओं में बस सिर्फ इतने का फ़र्क है कि इसमें शून्य होता है और प्राकृतिक संख्या में शून्य नहीं होता है। तो अगर शून्य से शुरुआत कर रहे हैं, शून्य हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इस तरह की संख्याओं को हम पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। इसके बाद प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं के बाद आता है पूर्णांक। पूर्णांक में क्या होता है, जो हमारी पूर्ण संख्याएं हैं ये पॉजिटिव में दी गई हैं या धनात्मक संख्याएं दी गई हैं। अगर इन्हीं संख्याओं को हम ऋणात्मक चिन्हों के साथ भी लिख लें इस तरह से आगे, और इधर -1, -2, -3 इस तरह की ऋणात्मक संख्याओं के साथ जब हम लिख लेते हैं तो इसको हम पूर्णांक बोलते हैं। इसके बाद आती हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसको हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां पर Q डज नॉट इक्वल टू 0। कहने का मतलब है, और इसमें जो है P हमारा क्या होगा, पूर्णांक होगा, और Q भी हमारा क्या होगा, पूर्णांक होगा, लेकिन शून्य को छोड़कर। शून्य एक पूर्णांक है, लेकिन Q के स्थान पे शून्य नहीं होगा, क्योंकि जब नीचे बट्टे में शून्य आ जाता है तो वो संख्या अनंत हो जाती है, और अनंत संख्या परिमेय संख्या में नहीं आती है। तो परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसको हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ पे P और Q पूर्णांक होते हैं, परंतु Q यानी कि नीचे की संख्या जो है वो शून्य नहीं हो सकती है। लेकिन P जो है वो शून्य भी हो सकता है, कोई भी पूर्णांक हो सकता है। तो इस तरह की संख्याएं जैसे हम लिख दें 3/4, इसमें 3 भी पूर्णांक, 4 भी पूर्णांक, 3/4 क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गई। और जितने भी प्रकार के पूर्णांक हैं ये सब भी प्राकृतिक संख्याएं ही हैं। जैसे यहाँ पे केवल 2 लिख दिया जाए तो 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, क्योंकि सभी का हर 1 होता है, इसलिए 2 को 2/1 भी लिख सकते हैं, 3 को 3/1 भी लिख सकते हैं। इस तरह से जितनी भी पूर्णांक हैं सब परिमेय संख्या भी होती हैं। इसके बाद आता है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं जो परिमेय नहीं होती या फिर जिसको हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। और अपरिमेय संख्याओं में जैसे कोई संख्या हम लिख दें √2, तो 2 का वर्गमूल पूरी तरह से नहीं होता है, इसलिए हम इसको परिमेय संख्या की श्रेणी में रखते हैं। अगर यहाँ पे हम √4 लिख दें तो √4 को हम 2 लिखेंगे, क्योंकि √4 का वर्गमूल 2 होता है, और 2 को 2/1 भी लिख सकते हैं, इसलिए √4 ये परिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन यहीं पे अगर √5 लिख दें तो √5 यानी 5 का वर्गमूल पूर्णांक नहीं आएगा, इसलिए ये संख्या अपरिमेय होगी। तो जितने प्रकार की वर्गमूल की संख्याएं होती हैं जिनका पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है, या जो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हैं उनका जो वर्गमूल होता है
वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। और एक संख्या का नाम आप लोगों ने सुना होगा पाई। ये पाई भी एक अपरिमेय संख्या, लेकिन पाई का मान आप लोग जानते होंगे कि 22/7 होता है। तो अगर कहीं पे 22/7 लिखा है तो इसका मतलब ये परिमेय संख्या, क्योंकि 22 भी पूर्णांक, 7 भी पूर्णांक, 7 जीरो भी नहीं है, इसलिए ये परिमेय संख्या होगा। लेकिन पाई जो है, पाई का मान 22/7 नहीं होता है, 22/7 के लगभग होता है। पाई का मान जो है ये अपरिमेय संख्या होती है, या पाई जो है अपरिमेय संख्या है। अब वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं? वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं अगर परिमेय और अपरिमेय ये सभी संख्याओं को आपस में मिला लिया जाए तो उसको हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। यानी कि परिमेय और अपरिमेय ये सभी प्रकार की संख्याएं जो होती हैं वो वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो ये तो हो गया संख्याओं के बारे में, जिसमें इस चैप्टर में वास्तविक संख्या, इस चैप्टर का नाम ही वास्तविक संख्याएं, तो यहाँ से हमने संख्याओं से शुरुआत की। इसके बाद हम आइए देखते हैं जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पहला ही चैप्टर है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, या यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम कुछ संख्याएं लिखते हैं। जैसे हम लिख देते हैं 12, जिसको हम भाग करेंगे 5 से। अगर हम 12 में 5 से भाग करें तो कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। 5 दूनी 10 हो गया, और शेषफल यहाँ पे 2 बच गया। अब यहाँ पे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, जिस संख्या से हम भाग करते हैं इसको हम बोलते हैं भाजक, और जिस संख्या में भाग किया जाता है इसको हम बोलते हैं भाज्य, और भाग करने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है इसको हम बोलते हैं भागफल, और जो नीचे संख्या प्राप्त होती है इसको हम बोलते हैं शेषफल। अब यहाँ पे ध्यान से समझने वाली चीज़ है, ये सारी चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं। अब यहाँ पे समझना सिर्फ इतना है, इसको हम लिखेंगे कैसे, इससे पहले हम जान चुके हैं। अगर हमें भाज्य प्राप्त करना है तो हम भाज्य बराबर क्या लिखते हैं? भाजक, यानी कि जिससे भाग करते हैं, और गुणे भागफल। जो भागफल आता है भाजक में हम गुणा कर दें और इसके बाद इसमें शेषफल को जोड़ दें, तो हमें जो संख्या प्राप्त होती है वो होती है भाज्य। और यहाँ पे भाजक को अगर हम b से दिखाएं, भाज्य को a से दिखाएं, भागफल को q से दिखाएं और शेषफल को r से दिखाएं, तो यहाँ पे हमें ये संख्या प्राप्त होती है a बराबर bq प्लस r। अब इसी को ध्यान से समझना है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, या a बराबर bq प्लस r। ये जो संख्या हमको प्राप्त हुई इसी को हम बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय, या प्रमेय का जो भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने वाली, जैसे यहाँ पे हमने 5 से भाग किया 12 में, यहाँ पे जो शेषफल हमारा प्राप्त हुआ, ये जो प्राप्त होगा ये हमेशा भाजक से छोटा ही होगा, क्योंकि भाजक से अगर बड़ा हो गया या भाजक के बराबर हो गया तब तो शेषफल 0 आ जाएगा, एक बार और भाग चली जाएगी, और बड़ा होगा तब भी भाग चली जाएगी। इसलिए जो शेषफल हमारा मिलता है वो हमेशा भाजक से छोटा होता है, यानी कि b से r हमेशा छोटा होता है। तो यहाँ पे एक कंडीशन रख सकते हैं, जो r का मान होगा वो हमेशा छोटा होगा, किससे? b से। r का मान b से हमेशा छोटा होगा। और एक चीज़, यहाँ पे शून्य प्राप्त होगा, शून्य से छोटी संख्या नहीं प्राप्त हो सकती, माइनस की संख्या नहीं प्राप्त हो सकती, इसलिए r का मान हमेशा शून्य से बड़ा होगा या शून्य के बराबर भी हो सकता है। तो यहाँ से ये कंडीशन प्राप्त होगी, r का जो मान होगा वो या तो शून्य के बराबर होगा या शून्य से बड़ा होगा, और जो भाजक b है उससे हमेशा छोटा होगा। इसी को हम बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय या प्रमेयिका। ठीक, यहाँ से ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। बाकी जो प्रश्नावली है इसके क्वेश्चन को हम सॉल्व करवाएंगे। तो अभी हमने जाना यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती क्या है, जिसमें हमने बताया a बराबर bq प्लस r, जहाँ पे a क्या है? कोई संख्या है जिसमें b से भाग किया जा रहा है, तो b हमारा भाजक हो गया। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, जहाँ पे शेषफल r का मान 0 से बड़ा होगा और b यानी कि जो भाजक है इससे हमेशा छोटा होगा। तो इसके बाद यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, एक शब्द यहाँ पे है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम का मतलब होगा किसी प्रक्रिया को जब हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो इसी को एल्गोरिथम बोलते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम किसी संख्या का
एचसीएफ निकाल सकते हैं और वही हमारे चैप्टर में दिया गया है। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली 1.1 जिसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे दी गई है, इसमें कुछ संख्याएं दी गई हैं जिसका हमें निकालना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से एचसीएफ निकालना है। तो जिसमें पहली संख्या हमारी है 135 और 225। तो 135 और 225 का एचसीएफ हमें निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। आइए देखते हैं 135 और 225 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से। यहाँ पे पहली संख्या 125 है और दूसरी संख्या कितनी है 225। 135 है और 225 है, यहाँ पे 135 है और 225 है। तो इसमें हम करते क्या है, सबसे पहले देख लेते हैं सबसे छोटी संख्या, इन दोनों में जो छोटी संख्या इससे हम बड़ी संख्या में भाग करते हैं। तो 135 से हम भाग करेंगे 225 में, भाग करेंगे तो ये एक बार जाएगा, 135 होगा, घटाएंगे 0 हो गया, 12 में से 3 घटाएंगे 9 आ गया। फिर जो यहाँ पे शेषफल बचा, इस शेषफल से पुनः हम जो भाजक था पहले इसमें हम भाग करेंगे। 135 में हम भाग करेंगे 90 से, तो ये भी एक बार जाएगा, 90 हुआ, यहाँ पे बचेगा 45। पुनः शेषफल 45 प्राप्त हुआ और इस 45 से हम 90 में भाग करेंगे। ये प्रक्रिया तब तक हम करते हैं जब तक कि शेषफल हमारा 0 प्राप्त ना हो जाए। तो 45 से 2 बार में ले जाएंगे, 90 हो जाएगा, 45 दूना 90 और शेषफल यहाँ पे हमको 0 प्राप्त हो। अब इसको हम क्या करते हैं, एल्गोरिथम में लिख लेते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में जब लिखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे 225। 225 बराबर हो गया 135 और इसका एक बार भाग गया और शेषफल बचा था 90। पुनः दूसरे स्टेप में हमने क्या किया, 135 में हमने भाग किया 90 से और कितनी बार गया, एक बार गया, शेषफल कितना बचा 45। पुनः हमने 90 में भाग किया 45 से और ये 2 बार गया, तब शेषफल हमारा 0 बचा। अब यहाँ पे ध्यान देना, प्रत्येक स्टेप में हमें केवल r का मान देखना है, r का मान 0 आ रहा है कि नहीं। इसमें नहीं आया, इसमें 90 प्राप्त हुआ तो r का मान 0 नहीं आया, यहाँ भी r का मान 0 नहीं आया। अब यहाँ पे r का मान जो है 0 आ गया। जिस स्टेप में r का मान 0 प्राप्त हो जाए उस स्टेप में जो b का मान होगा वही हमारा एचसीएफ होगा। यहाँ पे जो b का मान है वो 45 प्राप्त हुआ है, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, तो b का मान यहाँ पे 45 है। तो यही b का जो मान होता है इसी को हम एचसीएफ बोलेंगे, जो b का मान होगा वही हमारा एचसीएफ होगा। अतः 135 और 225 में जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा, 45 होगा, यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो इस तरह से हम आगे की संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे। तो चलिए अगली संख्या देखते हैं। हमारी अगली संख्या दी गई है 196 और 38,220। तो इसमें देख लेते हैं 196 और 38,220। तो इसका जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो सबसे पहले बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग कर लेंगे। ये 196 है, भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, सबसे पहले 382 में हम 196 को ले जाएंगे तो एक बार जाएगा, 196 बचा, घटाएंगे 12 में से 6 जाएगा, 6 बचेगा, यहाँ पे 7 9 8 17, यहाँ पे 1 बचेगा, 186 हुआ। 2 यहाँ पे उतारेंगे, इसके बाद ले जाएंगे हम 9 बार, 9 छक 54 हो गया, 9 9 81, 4 85 नहीं 86 होगा, 5 शेषफल था। इसके बाद 9 1 9 8 17 हो गया। यहाँ पे घटाएंगे 12 में से घटेगा 8 बचेगा, यहाँ पे 9 बचेगा, यहाँ पे 7 था तो कुछ नहीं बचेगा, उतारेंगे 0। इसके बाद 196 का पहाड़ आ जाएगा 5 बार 980 में, तो ये हो जाएगा 5 6 30, 5 9 45, 3 48, 5 1 5 4 9, ये पूरी तरह से विभाजित हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं 38,220 में हमने 196 से जब भाग किया तो ये 195 बार गया और शेषफल हमारा 0 बच गया। यहाँ पे शेषफल जो r है वो 0 हो गया, अतः जो b का मान होगा वही हमारा एचसीएफ होगा। b का मान कितना है 100। अगला देखते हैं, तीसरा वाला दिया गया 867 और 255। 867 और 255, 255 से हम 867 में भाग करेंगे
ये 3 बार जाएगा, 3 पचे 15, 3 पचे 16 और 3 दूनी 7। घटाएंगे 2 हो गया, यहाँ पे 0 आया, यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे 102 शेषफल आया, पुनः 102 से हम भाग करेंगे 255 में, तो ये कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 0 2 एकम 2। घटाएंगे 4 1 5, फिर 51 बचा, 51 से हम पुनः भाग करेंगे 102 में, ये 2 बार जाएगा, 102 हो जाएगा, ये पूरी तरह से कट गया। इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 867 बराबर 255 गुणे 3 और प्लस 102। इसके बाद 255 में हमने भाग किया कितने से, 102 से, और ये गया 2 बार, शेषफल बचा हमारा 51। पुनः हमने 102 में भाग किया 51 से, ये गया 2 बार, शेषफल बच गया हमारा 0। जैसे ही हमारा शेषफल 0 बचता है, यानी कि r का मान जैसे ही 0 प्राप्त होता है, तुरंत हम b का मान देखते हैं कितना है, 51 है, और यही 51 हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। यानी कि 867 और 225 का HCF जो होगा वो 51 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या एल्गोरिथम का प्रयोग करके संख्याओं का HCF निकालना जाना, और आगे की क्लास में हम बाकी जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसका कैसे सॉल्व करना है इसके बारे में हम बताएंगे। तो इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद। और जितने लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। तो आज से हम शुरू कर दिए हैं कक्षा 10 की गणित, और इसके बाद आने वाले समय में 9th की भी मैथ चलेगी इस चैनल पर, और 11th और 12th, यानी कि 9 10 11 12 चारों क्लास की जो मैथ की कक्षाएँ हैं वो इस चैनल पर हिंदी मीडियम में हम प्रोवाइड करेंगे।